Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic marketing communication process. So let's start. So first of all हमें क्या पता होना चाहिए कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता क्या है, तभी तो हम उसकी प्रोसेस को समझ पाएंगे. सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट पी ऑफ मार्केटिंग. जब हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम 4 पी पढ़ते हैं, 4 पीज ऑफ मार्केटिंग, दैट आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. सो ये जो 4th पी है उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग. सो मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पी क्या है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसका काम क्या होता है? आपके जितने भी, फॉर एग्जांपल आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रही है, बट किसी भी चीज़ को बनाना इनफ नहीं होता, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने तक का काम नहीं होता. अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो आपका काम ये भी होगा कि आप उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऑडियंस को, अपने टारगेटेड ऑडियंस को, पब्लिक को अवेयर करो कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, कि आपको अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करना पड़ता है. सो दैट इज़ मार्केटिंग कम्युनिकेशन. और मार्केटिंग के कम्युनिकेशन के अंदर हम हर उस एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो किसी तरीके की हो. हमने टीवी को यूज़ किया है, रेडियो को यूज़ किया है, पर्सनली जाके हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. किसी भी एक्टिविटी के थ्रू अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को, तो वो किसके अंदर आता है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर. और मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है कि जो चीज़ें हमें कम्युनिकेट करनी है अपनी ऑडियंस को, अपने टारगेटेड पीपल को, उसे हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए क्या सिस्टमेटिक प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, दैट इज़ मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत रेलिवेंट है. क्योंकि अगर आपको अपने प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट करनी है और लोगों को कम्युनिकेट करना है कि आपका प्रोडक्ट बन चुका है, वो ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो ये बहुत क्रूशियल है कि आप एक राइट इमेज क्रिएट करो. आपकी छोटी सी गलती आपके कंप्लीट ब्रांड की, कंप्लीट जो आपके प्रोडक्ट की इमेज को स्पॉइल कर सकती है, और वो आपकी सेल्स पे और प्रोडक्टिविटी पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत इम्पैक्ट डालेगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन विद द क्रूशियल स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि हर एक स्टेप पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके उसे समझ के फिर कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट किया जाता है. सो अब वन बाय वन हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे. सो पहले मैंने ये सारे स्टेप्स आपको एक बार डायग्राम के थ्रू दिखा रही हूँ, देन वन बाय वन हर एक स्टेप के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो परफॉर्म करनी होती हैं. सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर हम उन सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करने के लिए, अवेयर करने के लिए. सो दैट इज़ मार्केटिंग कम्युनिकेशन. देन मार्केटिंग कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं तो हमें एक सीक्वेंशियल प्रोसेस को फॉलो करना होता है, एंड देन दैट प्रोसेस इज, सबसे पहला स्टेप क्या है? एनालिसिस ऑफ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी. कि सबसे पहले तो आपको अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं. उसी के बेस पे आप क्या करते हो? जैसे आप कोई काम करना स्टार्ट करने वाले हो, तो एक ऐसा काम जो ऑलरेडी 10-15 लोग कर रहे हैं और वही आप करने के लिए आओगे, तो आपके लिए क्या बेनिफिट होगा? जब 15 लोग उसी चीज़ को पहले से सर्व कर रहे हैं, पहले से वो काम हो रहा है, तो आपके अंदर ऐसा क्या यूनिक है कि उनको छोड़ के सब आपके पास आएँ? तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है. तो सबसे पहले मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है, उस प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना. देन सेकंड स्टेप होता है सेगमेंटिंग एंड टारगेटिंग करना, जिसमें हम क्या करते हैं, ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ. अब हम वन बाय वन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. यहाँ मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ स्टेप्स का, कि सेकंड क्या होता है? सेगमेंटेशन एंड टारगेट करना मार्केट को. यानी कि हम सबको तो सर्व नहीं कर सकते, पूरे मार्केट को हम सर्व नहीं कर सकते. अगर ये पूरा मार्केट है, ऐसी बहुत कम कंपनीज होती हैं जो सबके लिए प्रोडक्ट बना पाएँ, क्योंकि आपका टेस्ट क्या है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो आपके फ्रेंड्स की प्रेफरेंसेस से मैच नहीं होती, आपकी फैमिली की प्रेफरेंसेस से मैच नहीं होती. तो इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल का टेस्ट अलग है, प्रेफरेंसेस अलग है, डिमांड अलग है. तो ऐसी कंपनीज जो सबको सर्व कर पाएं, उनको क्या चाहिएगा? बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होनी चाहिए. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हर कंपनी के पास इतनी रिसोर्सेज हों. इसीलिए कुछ कंपनी क्या करती हैं? मार्केट को सेगमेंट कर लेती हैं. सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? उसे कुछ टुकड़ों में तोड़ देना और उसके बाद ये सेलेक्ट करना कि आप कौन से टुकड़े को टारगेट करना चाहोगी, किसके लिए आप क्या करोगे? प्रोडक्ट बनाओगी. तो सबसे पहले प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना, उसके बेस पे उसके बाद क्या करते हैं? सेगमेंट करेंगे, डिवाइड करेंगे मार्केट को, उसमें से एक टारगेटेड मार्केट को सेलेक्ट कर लेना.
देन थर्ड आता है प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना, यानी कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करो उस टारगेट मार्केट के लिए कि वहाँ अब आप क्या कम्युनिकेट करोगे। उसके बाद पोजिशनिंग करो। पोजिशनिंग का मतलब क्या है, STP हमेशा साथ रहते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन में मैंने क्या किया, मार्केट को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद टारगेटिंग में क्या किया, एक को सेलेक्ट कर लिया कि इसे मुझे सर्व करना है, इस एरिया को मैं सर्व करूंगी। पोजिशनिंग क्या है, जो मैंने सेलेक्ट किया है उस ऑडियंस को अवेयर करना, उनके माइंड में अपने ब्रांड के रिगार्डिंग इमेज बिल्डअप करना, दैट इज पोजिशनिंग। उसके बाद प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना कि मैं जो प्रमोशन कर रही हूँ उसके पीछे मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव के बाद अपने प्रमोशन की एप्रोप्रिएशन या बजट को डिसाइड करना कि कितना पैसा आप स्पेंड करोगे, उसके बेस पे एक IMC बनाना और फाइनली कमीशनिंग करना। IMC का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितने मेजर्स हैं, आप टीवी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, रेडियो के थ्रू कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, पर्सनल कर सकते हो। इतने सारे मीडियम के बाद अगर आप सिर्फ एक मीडियम को चुनो, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि आप सिर्फ टीवी पे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करोगी, क्या वो इनफ है? क्या आपको लगता है कि आपकी सारी टारगेट ऑडियंस टीवी देखती होगी, या फिर आप चाहते हो कि जो भी देखता है हर जगह पे हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए ताकि हर कोई अवेयर हो जाए? तो आपको क्या करना पड़ेगा, IMC का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि जितने भी मीडियम अवेलेबल हैं आप सबका यूज़ करो। सो ये हमारे क्या हैं, स्टेप्स हैं मार्केटिंग प्रोसेस को डिज़ाइन करने के। नाउ वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, एनालिसिस ऑफ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, कि सबसे पहले तो आपको एनालाइज करना होता है कि क्या कोई प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी है या नहीं। देखो दो टर्म होती हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशंस जो हमें क्या कर सकती हैं, फेवर करेंगी, यानी कि हमारे लिए कुछ बेनिफिट लेके आएंगी। ऐसी कंडीशंस मार्केट में आना, क्रिएट होना, जिनको अगर हमने ग्रैब किया, टाइम पे यूटिलाइज किया, तो वो हमारे लिए बहुत फेवरेबल रिजल्ट लेके आ सकती हैं। उससे हमारी सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। और थ्रेट क्या होता है, उसका ऑपोजिट, अनफेवरेबल सिचुएशन या कंडीशंस जो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि नहीं आए। मतलब थ्रेट का मतलब क्या है, खतरा। खतरे का मतलब क्या है कि अगर इस चीज़ ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म किया तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा किस चीज़ को ढूंढेगी, अपॉर्चुनिटी को ढूंढेगी। तो पहला स्टेप ही क्या है, एनालिसिस ऑफ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, कि आप प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। एक मार्केट है, उसकी सिचुएशन को, एनवायरनमेंट को स्टडी करो, और जो फेवरेबल टर्म्स हैं जहाँ पे हमें बेनिफिट मिल सकता है उस एक स्कोप को आइडेंटिफाई करो, ताकि वहीं हम क्या कर सके, सर्व कर सके। और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी एनालिसिस और मार्केट सिचुएशन एनालिसिस, देखो इसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट सिचुएशन एनालिसिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम मार्केट के अंदर कैसी सिचुएशन है उसे स्टडी करते हैं। इज अ प्रोसेस बाय विच मार्केटर आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी, कि हमारी जो कंपनी गुड्स एंड सर्विस बना रही है उसके लिए कहीं फेवरेबल सिचुएशन की ऑडियंस है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो टूथब्रश बना रहे हो तो ऑलरेडी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बना रही हैं और पूरे मार्केट को वो कवर किए हुए हैं। तो आप ऐसा लेके आओ, ऐसा क्या लेके आओ कि आपको अपॉर्चुनिटी दिखे। अब ऐसी नीड जो पहले से फुलफिल्ड है वहाँ पे अपनी जगह क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको कोई ऐसी नीड को फुलफिल करना पड़ेगा जो अभी जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी फुलफिल नहीं हुई, वो डिप्राइव है, उन्हें लगता है कि ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए जो हमें कोई और नया बेनिफिट दे। तो आपको क्या करना पड़ता है, उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस को ढूंढो जिसको आप अपना वो यूनिक प्रोडक्ट सेल कर सको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है कि क्या कोई ऐसा प्लेस है जो अनफुलफिल्ड है, हमारी कोई ऐसी ऑडियंस है जिसकी एक नीड है जो बाकी कोई फुलफिल नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते हैं हम, अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना। और इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डेटरमाइन विच प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। ऐसा मार्केट भी हो सकता है ना जहाँ पे सब कुछ फुलफिल्ड है, अभी कोई ऐसी नई डिमांड नहीं है, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड, और जो अपॉर्चुनिटी है
कि मान लो हमें मिल गया कि अपॉर्चुनिटी है, फॉर एग्जांपल आपकी जो कंपनी है वो बिस्किट बनाती है, बट ऑलरेडी बहुत सी कंपनी बिस्किट बना रही है, बट फिर भी मार्केट के अंदर एक सेगमेंट है जिसको क्या लगता है कि 4-5 मीन्स अगर एक पैकेट के अंदर बिस्किट आ रही है तो 5 अलग फ्लेवर की हूँ, ऐसा कोई कंपनी नहीं कर रही। तो आप एक यूनिक ऐसी चीज़ लेके आ सकते हो। तो आपको क्या करना है, उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट के अंदर क्या कोई हमारे लिए अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, और दूसरा अगर एग्जिस्ट करती है तो उस टारगेट ऑडियंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ताकि आप बेटर कम्युनिकेशन कर सको। नाउ व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, कि हम अपॉर्चुनिटी को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उसके 4 मेथड होते हैं। पहला है कम्पिटिटिव एनालिसिस। कम्पिटिटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, अपने कंपिटिटर्स की स्टडी करो कि अगर आप बिस्किट लेके आ रहे हो तो आपके अलावा कितनी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिस्किट बना रही हैं और वो कैसे मार्केटिंग कर रही हैं, कस्टमर का उसके रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्स है, उनके हर एस्पेक्ट को स्टडी करो और फिर एक ऐसा वीक पॉइंट फाइंड आउट करो कंपिटिटर्स का जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उनकी वीकनेस है, और उनकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ो। वो होता है कम्पिटिटिव एनालिसिस। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले अपने कंपिटिटर्स को ढूंढना, फिर देखना कि वो किस तरीके से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उनका क्या पोटेंशियल है और उनकी एडवर्टाइजिंग पे पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको स्टडी करके एक वीक पॉइंट को ढूंढ के अपनी जगह बनाना, दैट इज़ कम्पिटिटिव एनालिसिस। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस का मतलब क्या है, दिस मीन्स वॉचिंग केयरफुली फॉर न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, कि अपना जिस भी मार्केट में आप एंट्री कर रहे हो ना, जिस इंडस्ट्री में हो उसके मार्केट पे हर टाइम नज़र रखो, और जैसे ही आपको लगे कि फ्यूचर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आएगी, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी जिसे हम सबसे पहले ग्रैब कर सकते हैं, उसको ग्रैब करके अपनी पोजीशन बनाना, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। कि हमेशा अपॉर्चुनिटी के वेट में रहना और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली सबसे पहले उसे ग्रैब कर लेना। जैसे कि हमेशा मार्केट में ये देखते रहना कि क्या कोई ऐसी नीड है कस्टमर की जो फुलफिल ना हुई हो, क्या हम अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं। आर्टिकुलेट का मतलब क्या है कि क्या हम अपने कस्टमर्स को बता पा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है क्या नहीं है, वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। अगर कंपिटिटर्स वहाँ मिस्टेक कर रहे हैं ना तो आप वहाँ आगे बढ़ सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस का सिंपल मतलब क्या है कि जितनी इन्फॉर्मेशन, जितना डाटा मार्केट के बारे में आपके पास है और डाटा कलेक्ट करना, मार्केट के पर इतनी नज़र रखना कि जैसे ही कोई नई अपॉर्चुनिटी आए उसे ग्रैब करके उसको यूज़ कर लेना, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। उसके थ्रू भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, सिंपल सी बात है। देन टारगेट मार्केट एनालिसिस। टारगेट मार्केट एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो आपका फॉर एग्जांपल मार्केट था उसको आपने डिवाइड कर दिया, सेगमेंट किया कि आप पूरे को टारगेट नहीं कर सकते, और एक पर्टिकुलर एरिया को आपने सेलेक्ट कर लिया कि फॉर एग्जांपल हमने फीमेल को सिर्फ सेलेक्ट किया है कि जो भी हमारे गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगी वो फीमेल के लिए बनाई जा रही हैं। तो उस टारगेट मार्केट को एनालाइज करना मीन्स जो आपने सेलेक्ट किया है टारगेट मार्केट, उसको स्टडी करना कि उसके अंदर जो कंज्यूमर्स होंगे वो कैसे होंगे, किस तरीके का ये टारगेट किस तरीके की नीड ढूंढ रहा है, यानी कि उनको क्या ज़रूरतें हैं जो उनकी अब तक फुलफ़िल नहीं हुई हैं और उन्हें कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है, उसके थ्रू अपॉर्चुनिटी को ढूंढना। और सेकंड है कस्टमर एनालिसिस। देखो टारगेट मार्केट और कस्टमर एनालिसिस काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, दोनों आपको समझने पड़ेंगे, इंटर रिलेटेड है। ये हमारा क्या है, मान लो टारगेट मार्केट है जो हमने सेलेक्ट किया है कि इनको हम सर्व करेंगे, वो है फीमेल। तो जब हम ओवरऑल टारगेट मार्केट का एनालाइज करके अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं उसे हम बोलते हैं टारगेट मार्केट एनालिसिस। बट इसके अंदर नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे ना, सब जो ये पूरा टारगेट मार्केट है वो हमारे नंबर ऑफ कस्टमर से मिलकर बनाए। तो जब हम इंडिविजुअली इन कस्टमर्स को एनालाइज करते हैं कि इनका परफेक्ट मीन्स इनका इंडिविजुअली क्या ओपिनियन है, क्या उनका परसेप्शन है, दैट इज़ कस्टमर एनालिसिस। क्योंकि कई बार क्या होता है, टारगेट मार्केट जो है ना, जैसे वो फीमेल है तो वो अपने बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट परचेज कर सकती है, अपनी फैमिली के भी कर सकती हैं, बट जो हमारा कस्टमर एनालिसिस है हम उसी को एनालाइज करेंगे जो एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। द कंपनी शुड ऑल्सो एनालाइज द कस्टमर इट इज़ गोइंग टू टारगेट, कि अपने टारगेट मार्केट के अंदर, आपका टारगेट मार्केट है फीमेल, बट उसके अंदर जो जो कस्टमर्स होंगे उनको भी एनालाइज करके आप एक बहुत इन डेप्थ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज कस्टमर एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन।
द टारगेट ग्रुप हैज़ ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड, कि हमने टारगेट मार्केट तो सिलेक्ट कर लिया है, बट उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको एनालाइज करके जब हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, दैट इज कस्टमर एनालिसिस। सो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, ये ढूंढना होता है कि क्या कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है जहां हम खुद का प्रमोशन कर सकते हैं, खुद की कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं, और उसके बाद जो है उस टारगेट ऑडियंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके 4 बेसिक मेथड क्या हैं जो हमने किए, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यानी कि कंपटीटर्स का एनालाइज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, टारगेट मार्केट एनालिसिस, जो आपका टारगेट मार्केट है उसकी स्टडी करके, कस्टमर एनालिसिस एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। नाउ सेकेंड स्टेप इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केटिंग, कि अब आप क्या करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल गई कि अपॉर्चुनिटी है जहां हम काम कर सकते हैं, अब क्या करना है, सेगमेंटेशन करना है मार्केट का। वो आप पूरे जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, मान लो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब आप पूरे मार्केट को सर्व नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को सर्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो आपने मान लो सिर्फ फीमेल मेल किसी एक, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि हम सिर्फ फीमेल के लिए मान लो क्लोथ बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमने सेगमेंटेशन कर दिया। तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मार्केट को डिवाइड कर देना और उसमें से किसी एक को चुन लेना, दैट इज टारगेटिंग। कि हमारा ये पूरा मार्केट है जिसमें हमने डिवाइड किया, वो हम किसी भी बेस पे कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम किसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो मैं आपकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, कि उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप डिटेल्ड में पढ़ सकते हो कि जो सेगमेंटेशन है उसके क्या क्या बेसिस हैं, ऑल्दो हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। सो सेगमेंटेशन करेंगे यानी कि मार्केट को डिवाइड कर देंगे और उसमें से किस सेगमेंट को टारगेट करना है, दैट इज टारगेटिंग। सो सेगमेंटेशन क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन द टोटल नंबर इनटू अ सेल्फ कंटेंट रिलेटिवली होमोजीनियस सब ग्रुप, कि टोटल ग्रुप को यानी कि टोटल नंबर को होमोजीनियस सब ग्रुप में तोड़ने को ही हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। होमोजीनियस का मतलब क्या है, जो सेम लोग हैं, जिनका सेम परसेप्शन है, सेम डिमांड है, उन्हें एक तरीके से एक सेगमेंट में रख लेना। जैसे सारी फीमेल्स एक सेगमेंट में होंगी, मेल्स एक सेगमेंट में होंगे, चिल्ड्रंस एक सेगमेंट में हो सकते हैं, देन एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेबीज एक सबसे छोटे सेगमेंट में हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हम ये देख सके कि कितने हमारे पास अपॉर्चुनिटी हैं, कितने सेगमेंट्स हैं। अब जो सेगमेंट का डिवीज़न है वो हम किन किन बेसिस पे कर सकते हैं, तो पहला है जोग्राफिकल बेसिस। जोग्राफिकल बेसिस का मतलब क्या है, मान लो मैं इंडिया में सर्व करना चाहती हूँ, तो मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन से को चुनूंगी, तो मेरे को मैं पूरे इंडिया में सर्व नहीं कर सकती, मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 सेगमेंट में मैंने डिवाइड कर दिया और उसके बाद अपने टारगेट मार्केट को चुन सकती हूँ। वो तो था जोग्राफिक। सेकंड है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक यानी कि उनकी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, सेगमेंटेशन कर सकते हो। एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, कि आपने मार्केट सेगमेंट कैसे किया, कि एज के बेस पे कर दिया, कि मैं अप टू यानी कि जिनकी 20 साल तक की एज होगी उनके लिए बनाऊंगी, 20 से 40 साल तक की होगी उनके लिए बनाऊंगी, ओल्ड एज के लिए बनाऊंगी। तो वो हमारा क्या है, एज के बेस पे सेगमेंटेशन। जेंडर के बेस पे भी हो सकता है, जैसे हम फेयर एंड लवली का देखते हैं, तो जो हमारी अब उसका नाम चेंज हो चुका है, ग्लो एंड लवली है। सो पहले वो क्या होता था, फेयर एंड लवली किसके लिए होती थी, वुमेन के लिए होती थी, और जो मेन के लिए होता था वो फेयर एंड हैंडसम करके ऐसे आती थी। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने सेगमेंटेशन किस बेस पे किया, जेंडर के बेस पे। ऐसे ही आप इनकम के बेस पे सेगमेंटेशन कर सकते हो, कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो हायर इनकम ग्रुप के लिए होगा, मिडल इनकम ग्रुप के लिए या लोअर इनकम ग्रुप। जैसे नैनो है वो किसके लिए आई थी, लोअर इनकम ग्रुप के लिए। जो लग्जीरियस कार होती है, रेंज रोवर है, जो बाकी सब है, लैम्बोर्गिनी है, ये सब किस चीज़ के लिए, हायर इनकम ग्रुप के लिए। आप सोशल क्लास के बेस पे कर सकते हो, ऑक्यूपेशन या फैमिली साइज के बेस पे भी कर सकते हो। जैसे आपने कुरकुरे के पैकेजेस देखे होंगे या फिर कोका कोला की देखी होगी कि एक फैमिली पैकेज आता है, एक छोटा पैकेट आता है, तो वो क्या है, फैमिली साइज के बेस पे सेगमेंट कर रहे हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है, कि आप पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो मान लो सिर्फ टीचर्स के लिए हैं, सिर्फ लॉयर्स के लिए हैं, या सिर्फ और किसी प्रोफेशन के लिए आप बना रहे हो। सो दैट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। नाउ साइकोग्राफिक के बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, सेगमेंट कर सकते हो, यानी कि उनका कैसा लाइफस्टाइल या पर्सनैलिटी है उसके बेस पे आप टारगेट कर रहे हो। आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जो जॉब करते हैं, या फिर ऐसे मीन्स उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, जो जॉब कर रहे होंगे उनका लाइफस्टाइल अलग होगा, जो अनएम्प्लॉयड होंगे उनका अलग होगा। तो आप उनके लाइफस्टाइल के बेस पे उन्हें क्या करते हो, सेगमेंट करते हो, या फिर पर्सनैलिटी के बेस पे। क्योंकि कई प्रोडक्ट ऐसे आते हैं, जैसे L18 है,
ये जो कॉस्मेटिक का ब्रांड है ये किसको ज़्यादा टारगेट करता है, बोल्ड पर्सनैलिटीज़ को। तो इसका मतलब क्या है, वो पर्सनैलिटी के बेस पे उसने सेगमेंट कर रखा है। या आप वैल्यूज़ एंड बिलीफ के बेस पे भी सेगमेंट कर सकते हो कि लोगों की क्या वैल्यूज़ हैं, वो किन चीज़ों को मानते हैं, उसी के बेस पे उन्हें सेगमेंट कर देना। नाउ बिहेवियरल सेगमेंटेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओकेजन के बेस पे सेगमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर रेगुलर या फिर स्पेशल ओकेजन भी हो सकते हैं। जैसे कि वेडिंग के लिए ही, जब कोई वेडिंग वगैरह होगी, वेडिंग प्लानर है तो वो किस चीज़ के लिए होंगे, जो वेडिंग होगी उसी को प्लान करेंगे। तो आप किस चीज़ के थ्रू कर रहे हो कि कोई ओकेजन के बेस पे आपने अपने आप को सेगमेंट कर रखा है कि मैं सिर्फ दिवाली के टाइम के प्रोडक्ट बनाऊंगी, सिर्फ होली के टाइम के बनाऊंगी, या फिर जो रेगुलर ओकेजन होते हैं उनके बेस पे बनाऊंगी। देन बेनिफिट आप कैसे देना चाहते हो, आप क्या बेनिफिट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते हो, उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, सेगमेंटेशन कर सकते हो। यूज़र स्टेटस के बेस पे सेगमेंट करना कि मैं पूरे मार्केट को क्या कर रही हूँ, डिफरेंट यूज़र में डिवाइड कर रही हूँ कि नॉन यूज़र्स को मैं टारगेट करूँगी, जो मेरे फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं उनको टारगेट करूँगी, रिपीटेड यूज़र्स हैं उनको टारगेट करूँगी, पोटेंशियल्स को टारगेट करूँगी, या एक्स यूज़र को टारगेट करूँगी। नॉन यूज़र यानी कि अभी तक वो यूज़र है ही नहीं, फर्स्ट टाइम यूज़र जो पहली बार यूज़र हैं, रेगुलर जो लगातार आते हैं, देन हमारे क्या होते हैं एक्स यूज़र यानी जो पहले यूज़र थे अब नहीं है, तो उसके बेस पे आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। यूजेस रेट यानी कि वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में ले रहा है, स्मॉल क्वांटिटी में ले रहा है, या मीडियम क्वांटिटी में ले रहा है। और लॉयल्टी स्टेटस के बेस पे भी आप कर सकते हो कि आप अब किसे टारगेट करोगे, मार्केट को कैसे डिवाइड कर सकते हो। आपके ऐसे कस्टमर जो बिल्कुल लॉयल नहीं है, जैसे ही कोई नई कंपनी आई वहाँ स्विच हो गई। एक जो हार्ड कोर लॉयल हैं कि हमेशा आपके पास ही रहेंगे, उनको जो भी चाहिए आपसे ही लेंगे। एक होते हैं स्प्लिट लॉयल्स यानी कि कभी आपके ब्रांड पे कभी दूसरों के ब्रांड पे ऐसे ही रहते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, सेगमेंटेशन। तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले प्रमोशनल जो अपॉर्चुनिटी है उसे आइडेंटिफाई किया, देन सेगमेंटेशन के क्या क्या बेसिस होते हैं। नाउ अगर हमें सेगमेंटेशन करना है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है कि सबसे पहले डिमांड पैटर्न को आइडेंटिफाई करो कि किस तरीके की डिमांड है, रेगुलर डिमांड है, फ्लक्चुएटिंग डिमांड है। आइडेंटिफाई करके जितने भी पॉसिबल बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन है उन्हें यूज़ करो। देखो हमने देखा ना, साइकोग्राफिक होते हैं, जोग्राफिकल होते हैं, बिहेवियरल होते हैं, डेमोग्राफिक है, उनके अंदर भी अनलिमिटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेसिस सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो उसके थ्रू आप क्या करो, सेगमेंट करो और एक पोटेंशियल मार्केट को सेलेक्ट कर लो। अब हमने मार्केट को सेगमेंट तो कर लिया, अब उसके बाद इस सेगमेंटेड में से हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए ना, 4 अल्टरनेटिव हो गए। अगर हमने 4 में डिवाइड किया है तो कौन से को हम चुनेंगे, दैट प्रोसेस इज मार्केट टारगेटिंग। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ग्रुप ऑफ कस्टमर हु आर हाईली लाइकली टू परचेज योर स्पेसिफिक गुड। यानी कि ये जो डिवाइड किया है उसमें से एक ऐसे को चुनना जिसके लिए आप एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाओगे, क्योंकि देर आर वेरी मच चांसेस कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट मार्केट टारगेटिंग। अब हम टारगेटिंग 2 तरीके से कर सकते हैं, लिमिटेड मार्केट कवरेज और फुल मार्केट कवरेज। कि एक तो हम पूरे मार्केट को कवर कर रहे हैं, सबके लिए बना रहे हैं, या लिमिटेड को ही बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे कि ये है लिमिटेड मार्केट वाली और ये है फुल मार्केट कवरेज वाली। तो जब हम फुल मार्केट कवरेज करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड और कंसेंट्रेटेड। यानी कि अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, बिना किसी डिफरेंशिएशन के एक ही प्रोडक्ट के साथ पूरे मार्केट को कवर करना, दैट इज़ अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। जैसे कोका कोला, उसे कोई भी परचेज करे, छोटा बच्चा बड़ा, कोई बूढ़े हैं, सब कोई भी परचेज कर सकता है, कोई डिफरेंस नहीं कर रही, सो दैट इज़ अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का मतलब क्या है, हर सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट लेके आना। अपने मार्केट को क्या करना, सारे मार्केट को आप कवर करोगे, छोड़ोगे किसी को नहीं, लेकिन कैसे, हर के लिए कोई और प्रोडक्ट लेके आओगे। जैसे हॉर्लिक्स करता है, वुमेन के लिए वुमेन हॉर्लिक्स अलग है, मैन हॉर्लिक्स अलग है, चिल्ड्रंस के लिए अलग है। तो उसने सारे मार्केट को कवर किया हुआ है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट के साथ, डिफरेंस के साथ। सो दैट इज डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। एंड कंसंट्रेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या है, आप सिर्फ कंसेंट्रेट रहोगे, यानी कि जिसको हम निश मार्केटिंग भी बोलते हैं। आप सारे मार्केट में से एक उसको एरिया को चुन लोगे और वहाँ एक प्रोडक्ट को सर्व करोगे, दैट इज़ कंसेंट्रेटेड मार्केटिंग। देन जैसे ये इजी वुलन वियर है, तो उन्होंने क्लोथ में सिर्फ वुलन वियर को चुन के सिर्फ उसे टारगेट किया एक प्रोडक्ट के साथ, दैट इज़ कंसेंट्रेटेड मार्केटिंग। नाउ लिमिटेड मार्केट कवरेज अगर हम करते हैं तो उसके अंदर 4 स्ट्रैटेजीज होती हैं, सिंगल सेगमेंट, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मार्केट स्पेशलाइजेशन एंड सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। तो सिंगल सेगमेंट का मतलब क्या है, ये पी जो है इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, मार्केट 1, मार्केट 2 एंड मार्केट 3। जब सिंगल सेगमेंट की हम बात करें तो नेम ही सजेस्ट कर रहा है, एक सेगमेंट को टारगेट करेंगे। ये
कंसेंट्रेटेड जैसा ही हो जाता है कि हम एक मार्केट में एक प्रोडक्ट लेके आएंगे और सिर्फ उनके लिए बना रहे हैं। जैसे कि पेडिग्री है, तो वो क्या एनिमल्स में सिर्फ डॉग को टारगेट कर रहा है, तो एक मार्केट के अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट, दैट इज सिंगल सेगमेंट। सेलेक्टिव सेगमेंट यानी कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट, मार्केट 1 में P2 प्रोडक्ट, मार्केट 2 में P1 प्रोडक्ट और मार्केट 3 में P3 प्रोडक्ट, यानी कि हर एक मार्केट में अलग प्रोडक्ट लेके आएंगे और उसके थ्रू हम करेंगे सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। अभी मैंने एग्जांपल दिया था जैसे कि हॉर्लिक्स कर रहा है। देन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, एक ही प्रोडक्ट रहेगा और वही आपके अलग अलग मार्केट में आप बेचोगे। सो वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। और मार्केट स्पेशलाइजेशन यानी कि एक ही मार्केट के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी है, तो वो क्या है, वो बेबीज़ के लिए बनाता है एंड ये क्या है, उनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ऑयल है, पाउडर है, सोप है, तो ये सब क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट एक ही मार्केट में। और एक ही प्रोडक्ट अगर हम अलग अलग मार्केट में लेके आ रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जैसे कार होती हैं जो आप कोई भी बाय कर सकता है उसे, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। सो अभी हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। पहला स्टेप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने का, सेकंड स्टेप सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग का, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, प्रमोशनल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। अब हमें क्या करना है, प्रमोशन की स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लान इज टू डिसाइड क्रिएटिव स्ट्रेटजी, कि स्ट्रेटजी फॉलो करो कि आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, उसके बेस पे सेगमेंट भी कर लिया और टारगेट को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि किस टारगेट को हमें सर्व करना है। अब हम उन्हें कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाओ। और जो आपकी स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ताकि कस्टमर देखते ही अट्रैक्ट हो जाएं। तो उसके लिए हमें 3 की कंपोनेंट्स पे फोकस करना होता है कि जब भी आप क्रिएटिव स्ट्रेटजी बनाते हो कम्युनिकेशन के लिए, तो उस कम्युनिकेशन मैसेज को डिसाइड करने के लिए 3 चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, मैसेज कंटेंट, मैसेज स्ट्रक्चर एंड मैसेज फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैसेज कंटेंट आप कैसा रखोगी, और ये आपको कैसा रखना है, क्रिएटिव। प्रमोशनल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, स्ट्रेटजी बनाना कि किस तरीके से आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन करोगे, और वो कैसी होनी चाहिए, क्रिएटिव। तो उसके अंदर 3 चीज़ें क्या आती हैं, मैसेज कंटेंट को डिसाइड करना कि आप इमोशनल अपील करोगे, रेशनल अपील करोगे या मोरल अपील। इमोशनल यानी कि जो आपकी ऑडियंस है उनके इमोशंस के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो, लव, अफेक्शन, सैड, हैप्पी, इनके साथ आप कनेक्ट करके एडवर्टाइजमेंट करोगे या कम्युनिकेशन करोगे। रेशनल यानी कि लॉजिकल वो सोचें, जैसे कई हमने सोप की ऐड नहीं देखी थी, वो कहते थे कि उसके अंदर एसिड होता, आप लॉजिकली साइंटिफिकली इस पे सोचो, तो वो रेशनल अपील करते हैं। और मोरल अपील यानी कि इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन करना जो राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट करे, दैट इज मोरल अपील। तो सबसे पहले क्रिएटिव बनाने के लिए आपको मैसेज कंटेंट को देखना होता है। देन मैसेज स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैसेज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, द कंक्लूजन, द आर्ग्यूमेंट टाइप और द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट। यानी कि आप मैसेज कैसा लेके आते हो, कि मीन्स हम ऐसा एडवर्टाइजमेंट या ऐसी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जिसके अंदर सीधा हम कंक्लूजन बताएंगे कि सिंपल सी बात ये है कि हमारा प्रोडक्ट बाकियों से बेटर है या क्या है, तो वो हमारा होता है कंक्लूसिव, कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, कंक्लूजन का है, कि सीधा हम उन्हें निष्कर्ष बता रहे हैं। बट आर्ग्यूमेंट टाइप अगर हम यूज़ कर रहे हैं, वो 2 तरीके का हो सकता है, 1 साइडेड और 2 साइडेड। तो 1 साइडेड है तो इसका मतलब आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट की पॉजिटिव एस्पेक्ट को बता रहे हो, और 2 साइडेड है तो इसका मतलब बैलेंस्ड है, आप जो आर्ग्यूमेंट दिखा रहे हो अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को बता रहे हो, बट आपका फोकस किसके ऊपर है, पॉजिटिव के ऊपर। बट मेजरली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1 साइडेड को ही यूज़ करती हैं, आपने जितनी भी ऐड देखी होंगी अपनी ही वो तारीफों में लगी रहती हैं। देन ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी कि जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो ना तो उसमें किस तरीके से कौन सी चीज़ें कब बोली जाएंगी, उसका क्या ऑर्डर होता है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ना वो सबसे टॉप पे रखा जाता है और वीक चीज़ों को पीछे रखा जाता है। तो ये होता है हमारे मैसेज का स्ट्रक्चर। और मैसेज का फॉर्मेट, कि अगर मान लो हम प्रिंट मीडिया के थ्रू कर रहे हैं या एड हमारी जो विजुअली हमें दिखेगी, तो उसमें कौन सी चीज़ कैसे लिखी होनी चाहिए, उस फॉर्मेट को डिसाइड करना ताकि वो भी अट्रैक्टिव हो, दैट इज मैसेज फॉर्मेट। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, देन सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग करना, और उसके बाद थर्ड है स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना जिसके अंदर मैसेज कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट। नाउ कंपिटिटिव पोजीशनिंग करना। कंपिटिटिव पोजीशनिंग का मतलब क्या है,
जब मैंने मीनिंग बताया तभी बताया था, STP इकट्ठा ही रहते हैं। सेगमेंटेशन हो गया, टारगेटिंग हो गया, उसके बेस पे हमने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली। अब हम क्या करते हैं, पोजिशनिंग, यानी कि हमने ये डिसाइड कर लिया क्या कम्युनिकेट करना है। स्ट्रैटेजी में हमने मैसेज को ही तो डिज़ाइन किया है, एक क्रिएटिव मैसेज के फॉर्मेट, कंटेंट, हर स्ट्रक्चर सबको डिज़ाइन कर लिया। अब उस मैसेज को हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, और उसी कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, कम्पिटिटिव पोजिशनिंग। पोजिशनिंग क्यों की जाती है, ताकि आप अपने कस्टमर के माइंड में अपनी एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इमेज, ब्रांड इमेज बिल्डअप कर सको, ताकि जब भी उसको वैसा कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो सबसे पहले उसके दिमाग में, जो भी आपके कस्टमर है उनके दिमाग में आपके प्रोडक्ट का नाम आए। दैट इज कम्पिटिटिव पोजिशनिंग। अब पोजिशनिंग जो हम करते हैं वो हम किस किस बेस पे कर सकते हैं, सो उसके अलग अलग बेसिस होते हैं। फर्स्ट इज एट्रीब्यूट पोजिशनिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट के किसी कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू पोजिशनिंग कर रहे हो। जैसे एप्पल क्या करता है, इनोवेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनोवेशन, कि हमेशा जो वो प्रोडक्ट लेके आते हैं उसमें कुछ ना कुछ नया होता है। तो उनकी पोजिशनिंग कैसे है, एट्रीब्यूट पोजिशनिंग, कि अपने प्रोडक्ट के किसी फीचर के थ्रू आप अपने कस्टमर के माइंड में एक बिल्ड कर रहे हो, इमेज बिल्ड कर रहे हो एट्रीब्यूट के थ्रू। देन प्राइस क्वालिटी पोजिशनिंग, कि आप अपनी क्वालिटी के बेस पे, कि हमारा प्राइस हाई है क्योंकि क्वालिटी बहुत हाई है, या प्राइस बहुत लो है बिकॉज हम क्वालिटी को भी थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो क्वालिटी के थ्रू, प्राइस के थ्रू भी आप पोजिशनिंग कर सकते हो। जैसे कि पार्ले जी जो है वो प्राइस की पोजिशनिंग कर रहा है कि अभी तक 5 रुपये का उनका अब तक बिस्किट आता है। या फिर क्वालिटी की पोजिशनिंग क्या है, जो लग्जीरियस ब्रांड है जैसे गुच्ची है, जो भी कपड़ों के होंगे, तो वो क्या है, क्वालिटी के थ्रू पोजिशनिंग कर रहे हैं। देन यूज़ और एप्लीकेशन पोजिशनिंग, कि आप क्या यूज़ प्रोवाइड करोगे, क्या एप्लीकेशन प्रोवाइड करोगे, उसके थ्रू भी पोजिशनिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हिमालय फेस वॉश है, तो ये क्या है, वो बताता है कि एप्लीकेशन क्या है, कि वो पिंपल को क्योर कर देता है। तो इसका मतलब आपका क्या यूज़ आएगा, उसके बेस पे भी आप पोजिशनिंग कर सकते हो। यूज़र पोजिशनिंग, फॉर एग्जांपल्स, कि कौन उसे यूज़ करेगा ना, उसके बेस पे भी आप पोजिशनिंग कर सकते हो। कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में, कम्युनिकेशन में ऐसे दिखाओ कि उसके यूज़र मान लो सिर्फ डॉक्टर हैं, सिर्फ एथलीट हैं, सिर्फ प्रोफेशनल है, तो वो होती है यूज़र पोजिशनिंग। देन बेनिफिट पोजिशनिंग, आपका प्रोडक्ट क्या बेनिफिट देगा, उसके थ्रू भी आप पोजिशनिंग कर लेते हो। जैसे केश कांति है, तो वो हेयर फॉल वगैरह से आपको बचाते हैं, तो इसका मतलब वो किस चीज़ के थ्रू पोजिशनिंग कर रहे हैं, बेनिफिट के थ्रू। कंपिटिटिव पोजिशनिंग, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंपिटिटर से बेटर है, ऐसी पोजिशनिंग करना इज कंपिटिटिव पोजिशनिंग। इमोशनल पोजिशनिंग, जब आप इमोशनल कंटेक्स्ट का यूज़ करते हो। हमने अभी देखा ना कि मैसेज को जब हम बनाते हैं तो उस मैसेज के कंटेंट को हम कैसे रख सकते हैं, इमोशनल, रेशनल। तो जब हम उसे इमोशनल रखते हैं, दैट इज़ इमोशनल पोजिशनिंग। या फिर आप कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की पोजिशनिंग करते हो, जैसे HUL, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना, दैट इज़ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी पोजिशनिंग। और अगर आप चाहते हो कि आप ये जो पोजिशनिंग कर रहे हो काफ़ी अच्छी करें, तो आपके क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए प्रोसेस में। सबसे पहले अपने कंपिटिटर्स को आइडेंटिफाई करो कि आपके कौन कौन से कंपिटिटर्स हैं। उसके बाद देखो कि जो कंपिटिटर्स एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उस पर किस तरीके से आपकी ऑडियंस रिस्पॉन्स कर रही है, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। देन डिटरमाइन करो कि कंपिटिटर्स की क्या पोजिशन है। सबसे पहले क्या करना, कंपिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद उनकी एडवर्टाइजमेंट पे कैसे रिस्पॉन्सेज आते हैं, उन चीज़ों को देखना। देन थर्ड हमारा क्या है कि उनकी क्या पोजीशन है, क्योंकि रिस्पॉन्स के थ्रू आप ये तो डिसाइड कर ही सकते हो कि वो वीक और स्ट्रॉन्ग कैसी पोजीशन पे है, उसको डिटरमाइन करना। फिर कस्टमर की प्रेफरेंसेस को एनालाइज करना कि इनके अलावा ऐसी क्या प्रेफरेंसेस हैं जो कस्टमर की फुलफिल्ड नहीं है, उसी को लेके अपने डिफरेंशिएटेड पोजिशनिंग करना और उसे मॉनिटर करना। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइनिंग प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या किया, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया बाय वेरियस मेथड। उसके बाद सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग किया। देन हमने अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया जिसके अंदर मैसेज वगैरह को रेडी किया। अब उसे रेडी कर लिया था तो पोजिशनिंग किया। अब हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइनिंग प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, कि हम अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। बिना ऑब्जेक्टिव के तो कोई काम करती ही नहीं ना ऑर्गेनाइजेशन। तो दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या तो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं या हम सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। पहला तो सिंपल है कि सेल्स ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, इसीलिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो, इन्फॉर्म करना चाहते हो, दैट्स वाई यू आर मेकिंग कम्युनिकेशन। सो इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं कम्युनिकेशन के अंदर, कि हम ब्रांड की अवेयरनेस करना चाहते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रेफरेंसेज में खुद को इंक्लूड करना चाहते हैं, कि जब भी वो ये सोचे कि उन्हें बिस्किट खरीदना है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे पहले आए, अपना एक लिंक, एक अच्छी रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हैं। सो ये हमारे क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं प्रमोशन करने की।
नाउ डिसाइडिंग प्रमोशनल अप्रोप्रिएशन यानी कि अब आपने ये सब डिसाइड कर लिया कि आपका क्या सेगमेंट है, क्या टारगेट करना है, कौन सा मैसेज उन्हें देना है, किस तरीके से पोजिशनिंग करनी है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पोजिशनिंग करने का। अब आप क्या करते हो, बजट डिसाइड करते हो कि भाई आपके पास पैसा कितना है, कितने विलिंग हो आप, कितना अमाउंट यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन प्रमोशन, उसको डिसाइड करना। तो कितना पैसा आप स्पेंड करोगे वो कैसे डिसाइड कर सकते हो, इन 5 मेथड से। पहला अफोर्डेबिलिटी, कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना आप स्पेंड करो, दैट इज अफोर्डेबिलिटी एंड वेरी सिंपल मेथड। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कि जितनी आपकी सेल्स होगी ना उसका एक परसेंटेज रख लेना। मान लो कि 5%, अगर हमारी 10 लाख सेल हो रही है तो उसका 5% एडवर्टाइजमेंट में जाएगा या कम्युनिकेशन में जाएगा। तो सेल्स के एक परसेंटेज को कम्युनिकेशन के लिए रखना, दैट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना वो फुलफिल हो जाए, फिर जितने भी पैसे लगें, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सबसे कम्युनिकेट कर पाएँ, सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सेल्स इंक्रीज हो। कंपिटिटिव पैरिटी मेथड, कि कंपिटिटर्स जितना स्पेंड कर रहे हैं हम भी उतना ही स्पेंड कर दें। और एक्सपर्ट मेथड, कि आप क्या करो, कुछ एक्सपर्ट से रिव्यू लो, उनसे सजेशन लो और उसके बाद अपने बजट को डिसाइड करो। देन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम, कि आपको बजट भी पता चल गया, अब आप क्या करते हो, IMC प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हो। जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं है ना कि आप एक ही चीज़ को यूज़ करोगे, सिर्फ टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करोगे, बाकी चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप लार्ज ऑडियंस को कवर करो तो जितने भी मीडियम हैं, एडवर्टाइजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है, पब्लिसिटी है, जितने भी ऑप्शंस हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सबको आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आप क्या कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सको। और इन सब के बीच में सिनर्जी होना भी बहुत ज़रूरी है। सिनर्जी का मतलब क्या है, हार्मोनी होना। मान लो टीवी पे आपकी ऐड अलग आ रही है, फ़ोन में आपकी ऐड जब आप देखते हो तो सोशल मीडिया पे अलग है। अलग इन द सेंस ये नहीं कि दोनों में सेम ही ऐड होनी चाहिए। ऐड अलग होने का मतलब कि दोनों का जो बोलने का मीन्स, दोनों के अंदर जो मेन चीज़ वो डिलीवर कर रहे हैं वही टोटली डिफरेंट है। तो ऐसे तो आप क्या कर सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हैं ना आपके बायर। मान लो टीवी में आप 50 रुपये का दिखा रहे हो प्रोडक्ट, जो सोशल मीडिया पे उसमें 100 रुपये का प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसकी वजह से आपकी एक फॉल्स इमेज क्रिएट हो सकती है। तो आपको IMC का यूज़ करना चाहिए, एज वेल एज उसके अंदर सिनर्जी भी मेंटेन करनी चाहिए, दैट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम। क्योंकि वो सिनर्जी होगी तो आप ज़्यादा अच्छी लॉयल्टी इंक्रीज़ कर सकोगे और आपकी जो सेलिंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब IMC के अंदर हम क्या कह रही थी मैं, हर एक चीज़ को यूज़ करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट का आप यूज़ करो, डायरेक्ट मार्केटिंग का यूज़ करो, पब्लिक रिलेशन का यूज़ करो, पर्सनल सेलिंग का यूज़ करो। IMC को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। नाउ लास्ट स्टेप इज़ कमीशनिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि कई बार कंपनीज को क्या करती हैं, आउटसोर्स करती हैं। सारा काम आप खुद करो ये ज़रूरी भी तो नहीं है ना। तो एक्सपर्ट क्या रिकमेंड करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, अपनी जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट की काम है ना, मार्केटिंग के काम, वो बाहर की एजेंसीज को दे देने चाहिए। क्योंकि एक तो आप खुद काम कर रहे हो, मान लो आप टीवी की एडवर्टाइजमेंट आपकी, फिर रेडियो पे है, आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करेगी। तो कितना ज़्यादा टाइम, एफर्ट, मनी लगेगा, एज वेल एज इनके बीच में सिनर्जी मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और एक दूसरी एजेंसी है जिसका काम ही एडवर्टाइजमेंट करना है, अगर आप उसे ये काम दे दोगे कि हमारे बिहाफ पे हमारी मार्केटिंग करो और हम आपको क्या करेंगे, कमीशन दे देंगे या इंसेंटिव दे देंगे, सो दैट विड बी मोर बेनिफिशियल। सो ये हमारी क्या होती है, रिकमेंडेशन है एक्सपर्ट का कि आप क्या कर सकते हो, बाहर की एजेंसीज को, एक्सटर्नल रिसोर्सेज को अपना काम दे सकते हो। और वो क्या, उनको क्या मिलेगा, कमीशन आप दे दोगे कि भाई जितना ज़्यादा बेटर आप काम करोगे, मान लो इससे जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% प्रॉफिट आपको एज अ कमीशन मिल जाएगा। उन्हें इस तरीके से आप कंपेंसेशन दे सकते हो। तो जो आपकी बाहर की कंपनी है वो आप फुल फ्लेज कंपनी भी यूज़ कर सकते हो या स्पेशलाइज कंपनी भी यूज़ कर सकते हो। फुल फ्लेज या स्पॉन्सर कंपनी का मतलब क्या है, जो सारी चीज़ें खुद हैंडल करेगी, यानी कि एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी और जो भी हमारे जितने भी वेरियस मीन्स हैं, सेल्स प्रमोशन, सारी वो खुद हैंडल करेगी। वो तो हमारी होती है फुल फ्लेज। और स्पेशलाइज्ड हमारी क्या होती है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पे फोकस करेगी, कि सिर्फ सेल्स प्रमोशन के लिए एजेंसी है, सिर्फ पब्लिक रिलेशन के लिए है, सिर्फ इंटरेक्टिव यानी कि पर्सनल सेलिंग के लिए है, या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए है, इस तरीके की एजेंसी हो। और कोलेट्रोल सर्विसेज भी हो जाती हैं,
स्पॉन्सर कंपनी के अंदर हमारी क्या आती हैं, दो तरीके की होती हैं, इन हाउस डिपार्टमेंट और इन हाउस एजेंसी। इन हाउस एजेंसी तो वही है कि जो आपके सारे काम करेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन हाउस डिपार्टमेंट का मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिपार्टमेंट होना जो सब कुछ मैनेज करेगा, आपकी एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स, प्रमोशन। सो वो पहले यूज़ होता था, अब क्या है, एजेंसीज का यूज़ करने लग गई ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल जो आपकी रिसोर्सेज है उनको वो काम करवाने लग गई। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन की प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.